अब हम बात करेंगे बिहार की कस्बा विधानसभा सीट की। कस्बा विधानसभा सीट भी काफी अहम मानी जाती है और वहां के समीकरण भी काफी दिलचस्प हैं और वहां पहले हम जानेंगे कि कौन जीत हासिल करता रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, कस्बा को लेकर क्या कहेंगे? कस्बा विधानसभा भी काफी बिहार की सियासत में अहम माना जाता है। जी हाँ, देखिए कस्बा जो विधानसभा सीट है पूर्णिया जिले में है और पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत ही आता भी है कस्बा विधानसभा। और आपको बता दें कि जो कस्बा है वो अब एक हॉट सीट बन गई है और इसकी चर्चा जो है बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह एक यही है कि इस सीट पर जो है एनडीए गठबंधन से हम पार्टी के जो हैं जीतन राम मांझी ने कैंडिडेट तक की घोषणा कर दी है, जबकि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। और अभी जो है बीजेपी की तरफ से भी तैयारी चल रही है। पिछली बार एलजेपी यहां दूसरे स्थान पर था। क्या कुछ होता है ये कहना मुश्किल होगा, इसलिए कस्बा की चर्चा जो है वो थोड़ी ज्यादा हो रही है। हालांकि अगर आप इसके इतिहास पर जाइए तो दिखता है कि ये कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड रहा है और जो पहले 6 चुनाव हुए, कस्बा में पहला चुनाव 1967 में हुआ था और उसके बाद जो पहले 6 चुनाव हुए वहां सिर्फ जो है कांग्रेस और कांग्रेस ही जीतती रही थी। लेकिन फिर जब 1990 में उसे हार का सामना करना पड़ा तो फिर अगले 2 दशक तक उसे जीत के लिए इंतजार करना पड़ा। फिर 2010 में उसे जीत मिली और फिर जब 2010 में उसे जीत मिली तो फिर कांग्रेस और कांग्रेस, ये 3 जीत उसे और मिली है 2010, 2015 और 2020 में। तो ये कस्बा का इतिहास है। लेकिन कस्बा में मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है और इस बार ये देखना है कि यहां पर जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM है वो कितना जो है वो जोर लगाती है, वो इसके अंदर कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, उस पर जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि इस बार जो चुनाव होना है विधानसभा का 2025 में, उसमें आपने ये देखा होगा कि ओवैसी जिस तरह से सीमांचल में एक्टिव हैं और इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, जो उनके विधायक तोड़े गए उनको लेकर, और वक्फ बिल पर जिस तरह का उन्होंने खिलाफत की है इस क्षेत्र में, तो उसका एक फायदा जो है वो जरूर उठाना चाहेंगे। और जब वो कहते हैं कि हमारे 4 लेकर गए थे, हम 24 लेकर आएंगे, तो जब ये बातें वो कहते हैं तो वो इमोशनल अपील कर रहे होते हैं। तो ओवैसी के इस अपील का कितना प्रभाव पड़ता है कस्बा में, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि कांग्रेस से जो यहां प्रत्याशी जीत रहे हैं मोहम्मद अफाक आलम, उन्होंने कस्बा सीट अब तक सर्वाधिक बार जीती है, 4 जीत उनके नाम है। तो वो भी नेता, बड़े नेता हैं और जब महागठबंधन की सरकार अभी बनी थी तो वो मंत्री भी बने थे। तो सीमांचल को साधने के दृष्टिकोण से वहां पर कांग्रेस के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया गया था। तो इसीलिए कस्बा का चुनाव दिलचस्प हो गया है और इसलिए भी हो गया है कि जो प्रदीप कुमार दास हैं वो भी यहां से 3 बार जीते हैं, बीजेपी में वापसी कर चुके हैं। पिछला जो चुनाव हुआ था वो एलजेपी के टिकट पर कस्बा से लड़ गए थे और समझिए कि वो गठबंधन में नहीं थे, फिर भी दूसरे स्थान पर थे। पिछले बार बीजेपी इस सीट से नहीं लड़ रही थी, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, उसको ये सीट शेयरिंग में दी गई थी और राजेंद्र यादव चुनावी मैदान में थे। तो जीतन राम मांझी ने यह घोषणा कर दी है कि उनके कैंडिडेट राजेंद्र यादव ही होंगे और इस प्रत्याशा में घोषित की है कि पिछले चुनाव में जिसने जिस सीट पर चुनाव लड़ा है गठबंधन में, उसको वो सीट मिल जाएगी। लेकिन देखिए, एलजेपी भी दावा कर सकती है क्योंकि वो दूसरे स्थान पर रही थी। लेकिन एलजेपी से जो प्रत्याशी थे प्रदीप कुमार दास, उन्होंने घर वापसी कर ली है, वो बीजेपी में चले गए हैं और वो लगातार जो है प्रचार में हैं। और प्रदीप कुमार दास वो शख्स हैं जो कि यहां से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। जब आप कस्बा विधानसभा की बात करते हैं तो एक राइवलरी की भी बात करनी होगी और ये वर्तमान विधायक मोहम्मद अफाक आलम और प्रदीप कुमार दास के बीच में भी है।
जिसमें कि 2 बार जो है सफलता प्रदीप कुमार दास को मिली है और 4 बार जो है कामयाबी मोहम्मद आफाक आलम को मिली है, जो 6 भिड़ंत दोनों के बीच में हुई है। और 7वें की तैयारी आप मानकर चलिए 2025 में ये दोनों प्रत्याशी होंगे ही। अब ये बात दिगर है कि प्रदीप कुमार दास बीजेपी के प्रत्याशी होकर चुनावी मैदान में होंगे या फिर वो कोई और जो है रास्ता देखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे। उनकी बातों को सुनकर जो मैंने अलग अलग माध्यमों से सुना है तो लगता है कि वो चुनाव की तैयारी में हैं। और दूसरी तरफ राजेंद्र यादव जो हैं वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सब को देखने के बाद कस्बा का चुनाव जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है। कस्बा में अब तक 14 चुनाव हुए हैं। कांग्रेस ने 9 बार जीत हासिल की है, शुरुआत के 6 और अभी अंत के 3, तो उनके पास 9 जीत है। बीजेपी को 3 बार सफलता मिली है, 1995 में, 2000 में और 2005 के अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव हुआ था उसमें, और तीनों ही बार प्रदीप कुमार दास ही विधायक बने हैं। आफाक आलम जो 4 बार विधायक बने हैं, पहले ही बार जब वो विधायक बने थे 2005 के फरवरी में, तब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जो है चुनाव जीते थे, लेकिन 2010, 2015 और 2020 में वो कांग्रेस से विधायक चुने गए हैं। अब अगर हम यहाँ के 3 जो आखिरी चुनाव हैं उसकी बात कर लें तो पिछले चुनाव को छोड़ दें तो बिल्कुल आमने सामने की ही लड़ाई होती रही आफाक आलम और प्रदीप कुमार दास के बीच में। तो 2010 में आफाक आलम को 63,025 वोट मतलब 47% वोट मिले, और जो बीजेपी से प्रदीप कुमार दास थे उनको 58,570 वोट मिले, मतलब कि 43.75%। तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई और कड़ा मुकाबला। 4,455 वोटों से आफाक आलम 2010 में जीते। फिर आया 2015, महागठबंधन बन चुका था, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ, सबका समर्थन था, लेकिन मार्जिन घट गया जीत का। कैसे? 1,794 वोट से आफाक आलम जीते, उनको आए 81,633 वोट, और प्रदीप कुमार दास जो हैं वो 79,839 वोट लाने में कामयाब हुए। और दिलचस्प ये था कि 2010 में उनका मत प्रतिशत 43.75% था और 2015 में भी उनका मत प्रतिशत 43.75% ही था। 2020 में जब एनडीए में सीटों का बंटवारा होता है तो ये सीट जो है जीतन राम मांझी की पार्टी हमको दे दी गई और यहाँ से राजेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतरे। एआईएमआईएम ने भी अपना प्रत्याशी यहाँ से उतारा, मोहम्मद शहबाज आलम को, और आफाक आलम फिर से कांग्रेस के टिकट पर थे। लेकिन एआईएमआईएम के प्रत्याशी इस क्षेत्र में अपना वो प्रभाव नहीं छोड़ सके, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि कोई प्रभाव नहीं छोड़ सके। उनको सिर्फ 2.8% वोट आए, 5,316। तो मोहम्मद आफाक आलम को आए 41.1% वोट, मतलब 77,410 वोट। बिल्कुल। और देखिए यहाँ लोजपा ने भी एक अच्छा प्रदर्शन किया था लगभग। वही प्रदीप कुमार दास जो पिछला 2 चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे थे, इस बार लोजपा के टिकट पर प्रत्याशी बने। जब ये सीट जो है हमको चली गई तो वहां पर प्रदीप कुमार दास का एक व्यक्तिगत भी जो है उनकी पैठ रही है इस क्षेत्र में, और उनकी पकड़ मजबूत है। वो लोगों के बीच रहते हैं, उसका जो प्रभाव है वो चुनाव परिणाम पर भी दिखा। उनको एलजेपी की तरफ से लड़ते हुए भी 60,132 वोट, मतलब लगभग 32% वोट आए। और राजेंद्र यादव जो कि हम के प्रत्याशी थे, उनको आए 23,716 वोट, मतलब कि 12.6% वोट। तो ये अगर दोनों वोट को आप जोड़ दीजिए, प्रदीप कुमार दास और राजेंद्र यादव के वोट को, तो वो मोहम्मद आफाक आलम के वोट से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन इस बार क्या होता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इस बार का परिणाम किन बातों पर निर्भर कर सकता है? क्या एनडीए सिर्फ एक कैंडिडेट देता है, मतलब कि प्रदीप दास, ये राजेंद्र यादव, दोनों में से कोई एक ही कैंडिडेट हो,
तब जो है परिणाम या मुकाबला जो है वो रोचक हो सकता है। और एक दूसरी बात यह है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे, चूंकि यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40% से ज्यादा है, तो अगर AIMIM यहां पर बेहतर प्रदर्शन करती है और मुस्लिम वोटरों का बड़ा हिस्सा निकालकर ले जाती है, जो लड़ाई आमने सामने की होती है उसे ट्रायंगुलर बना देती है अगर, तब वैसी परिस्थिति में जीत किसी को मिल सकती है। फिर आफाक आलम भी जीत सकते हैं, बीजेपी भी जो है यहां से जीत सकती है, या जो एनडीए का प्रत्याशी होगा, और AIMIM भी इन परिस्थितियों में जो है अपने लिए अवसर देख सकती है। तो अब इस बार क्या होता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन आमतौर पर अगर हम देखें तो कस्बा में एक कड़ा मुकाबला जो है वो होता रहा है आफाक आलम और प्रदीप कुमार दास के बीच में। अगर यहाँ के जातीय समीकरण की तरफ आप जाएं तो यहाँ पर जो SC वोटर्स हैं 13.56%, ST यहाँ पर 5.44% और मुस्लिम 40.2%। तो बहुत बड़ी संख्या है। यादव 5.5 से 6%, कोयरी कुर्मी धानुक 10 से 11%, सामान्य जाति 2.5 से 3%, वैश्य 5 से 6%, और बाकी जो है अदर OBC और EBC में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न है वो कास्ट पर उतना डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मुस्लिम वोटों की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है। तो एक तरफ जब वोटिंग होती है तो काउंटर पोलराइजेशन भी यहाँ होता है, और ये वजह रही है कि प्रदीप कुमार दास को इसका यहाँ पर फायदा मिला है कि वो मुकाबले में रहे हैं या 3 अवसरों पर उन्होंने जीत भी हासिल की है, ये चीज दिखता है। लेकिन जो कस्बा की सीट है उस पर लड़ने के लिए एनडीए की तरफ से जो है बहुत सारे लोग जो है वो दावेदारी कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हम पार्टी से राजेंद्र यादव के नाम की घोषणा भी जीतन राम मांझी ने कर दी है कि अगर उन्हें यह सीट मिलती है तो ये प्रत्याशी होंगे। प्रदीप कुमार दास बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। एलजेपी पिछले बार दूसरे स्थान पर रही थी, तो वो भी दावा ठोक सकती है। हालांकि उनके पास अभी वो प्रत्याशी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रत्याशी वापस से बीजेपी में जो है चला गया है। इसके अलावा जो संतोष कुशवाहा हैं, पूर्णिया लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, वहां पर जो उनके भाई हैं शंकर कुशवाहा, वो भी जो है यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं जेडीयू के टिकट पर अगर वो चाहें तो कई प्रत्याशी हैं। अब उसमें से किनको टिकट मिलता है उस पर भी चुनाव परिणाम बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। लेकिन अगर कस्बा को आप समअप करने जाएं कि किस तरह से कर सकते हैं, तो जो वर्तमान स्थिति है उसमें दिखता यही है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहां पर एक मुकाबला हो सकता है। अगर बीजेपी की तरफ से प्रदीप कुमार दास ही उम्मीदवार होते हैं तो मुकाबला और कांटे का होगा। और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, जिसका कि 2020 में कस्बा में प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, वो इस बार जो है किस तरह का प्रदर्शन करता है, क्योंकि AIMIM के प्रदर्शन पर भी कस्बा का परिणाम जो है वो निर्भर करेगा। तो एक कांटे का मुकाबला कस्बा में हम सबका इंतजार कर रहा है। चलिए, तो देखने वाली बात होगी कि कस्बा में समीकरण क्या कुछ उभर कर सामने आते हैं, गठबंधन में किसे सीट मिलती है और बाकी कौन कौन खड़े होते हैं, तीसरा कौन बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।